क्या सिर्फ एक स्वाद किसी कंपनी को इतना शक्तिशाली बना सकता है? 140 साल से ज्यादा का सफर, लगभग हर देश में मौजूदगी और दुनिया के सबसे पहचाने जाने योग्य ब्रांडों में से एक है। लेकिन जितना बड़ा इसका साम्राज्य है, उतने ही बड़े इसके विवाद भी रहे हैं। कभी स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठे तो कभी पानी के इस्तेमाल को लेकर, कभी पर्यावरण पर बहस हुई तो कभी इसकी मार्केटिंग दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी। इस पर विरोध हुई, जांचें हुई, कई जगह पर इस पर कड़े नियम उठे, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, वो है कोको कोला का दबदबा। आखिर ऐसा क्या है इस लाल रंग के पीछे कि समय बदल गया, सरकारें बदल गई, बाजार बदल गए, कंपटीटर आए और चले गए, लेकिन यह नाम आज भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली ब्रांडों में खड़ा है। क्या इसकी ताकत सिर्फ इसके स्वाद में है? अगर नहीं तो फिर कोको कोला की असली ताकत क्या है? क्यों अलग अलग देशों में इस पर बहसें होती रहीं? क्यों हर विवाद के बाद लोग कहते रहे कि अब इसकी ताकत कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ? क्या इसकी ताकत सिर्फ अरबों डॉलर के विज्ञापनों में छिपी है, या इसके पीछे ऐसी बिजनेस रणनीति है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी सीखना चाहती हैं? आपने कभी सोचा कि आखिर एक साधारण से दिखने वाली लाल बोतल दुनिया भर के लगभग हर कोने तक कैसे पहुंच गई? यानी यह एक ड्रिंक है या एक ऐसा ब्रांड जिसने लोगों की सोच, बाजार और पूरी कंज्यूमर कल्चर को बदल दिया? यानी यह सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक की कहानी है या दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट मशीन की? यानी आज हम खोलेंगे कोको कोला की वो परतें जिन पर करोड़ों डॉलर की मार्केटिंग की चमक चढ़ी रही, लेकिन जिनके पीछे सवाल आज भी खत्म नहीं हुए हैं। आखिर ऐसा क्या है इस लाल बोतल में कि विवाद खत्म हो जाते हैं लेकिन इसका साम्राज्य नहीं? जानेंगे पूरी कहानी, बस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। साल 1977, भारत एक बड़े राजनीतिक बदलाव से गुजर रहा था। इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी, देश में नई सरकार थी और नई सरकार सिर्फ राजनीति नहीं बदलना चाहती थी, वह भारत की आर्थिक दिशा भी बदलना चाहती थी। उस दौर में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या विदेशी कंपनियां भारत में सिर्फ व्यापार कर रही हैं, या भारतीय बाजार पर उनका असर इतना बढ़ चुका है कि नियम भी उनके हिसाब से चलने लगे हैं? और इसी दौरान सरकार की नजर एक ऐसे कानून पर गई, वो है फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इस कानून का मकसद था कि भारत में काम करने वाले विदेशी कंपनियां कुछ शर्तों का पालन करें, जिनमें विदेशी हिस्सेदारी और कारोबारी से जुड़े नियम शामिल थे। और यहीं से कोको कोला की कहानी ने भारत में एक नया मोड़ लिया। सरकार ने कंपनी से कहा, अगर भारत में कारोबार करना है तो भारतीय नियमों के अनुसार चलना होगा। और जबकि इतिहास बताता है कि बातचीत तो हुई, विकल्पों पर चर्चा हुई, लेकिन अंत में कोको कोला ने भारत से अपना कारोबार समेटने का फैसला लिया। और उस समय यह सिर्फ एक कंपनी के जाने की खबर नहीं थी, यह भारत की आर्थिक नीति पर चल रही बड़ी बहस का हिस्सा बन गई। कुछ लोगों ने कहा देश ने सही फैसला लिया, जबकि वहीं कुछ ने कहा इससे निवेशकों को गलत संदेश जाएगा। और यहीं से एक ऐसा सवाल पैदा हुआ जो आज भी चर्चा का विषय है। यानी जब कोई वैश्विक कंपनी किसी देश में काम करती है तो आखिर अंतिम फैसला किसका होना चाहिए, कंपनी का या उस देश के कानून का? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस कंपनी ने भारत छोड़ा वही कुछ साल बाद फिर भारत लौटी। और इस बार भारत भी बदल चुका था, अर्थव्यवस्था बदल रही थी, बाजार बदल रहा था और कंज्यूमर की सोच भी। यानी इस कहानी से एकदम साफ पता चल रहा है कि कोको कोला की कहानी सिर्फ एक ड्रिंक की कहानी नहीं है, यह उस दौर की भी कहानी है जब दुनिया भर में सरकारें और मल्टीनेशनल कंपनियां नए रिश्ते बना रही थी। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोको कोला का सबसे बड़ा विवाद यही था, तो शायद असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है, क्योंकि अगली फाइल में सवाल भारत का नहीं, दुनिया के सबसे कीमती संसाधन पानी क्या है। और यहीं से इस ब्रांड का नाम ऐसे विरोध प्रदर्शनों में सुनाई देने लगा जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। यानी क्या हुआ था, क्या आरोप लगे, जांचों में क्या सामने आया और कंपनी ने क्या जवाब दिया, ये सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं आखिर इस ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा उसका स्वाद, उसकी मार्केटिंग या उसका ब्रांड। लेकिन कंपनी के अंदर बैठे लोगों से अगर यही सवाल पूछा जाए तो शायद उनका जवाब कुछ और होगा, और वो है पानी। क्योंकि कोको कोला की हर बोतल की शुरुआत एक फैक्ट्री से नहीं बल्कि पानी से होती है।
और यही से शुरू हुआ इस पूरी कहानी की सबसे संवेदनशील अध्याय। यानी सालों पहले भारत के केरल राज्य के एक छोटे से गांव प्लाचीमाड़ा का नाम अचानक से राष्ट्रीय और फिर अंतरराष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया। यानी वहां के लोकल लोगों का आरोप था कि कोको कोला की बॉटलिंग प्लांट द्वारा बड़ी मात्रा में ग्राउंड वाटर निकाला जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में पानी की उपलब्धता प्रभावित हुई। किसानों ने आवाज उठाई, गांव की महिलाओं ने विरोध किया, पर्यावरण कार्यकर्ताओं भी इस मुद्दे पर जुड़ गए। धीरे धीरे यह सिर्फ एक गांव का मामला नहीं रहा, बल्कि यह सवाल बन गया। जब कोई बड़ी कंपनी किसी इलाके के नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करती है तो उसकी सीमा कौन तय करेगा। यानी यह विरोध महीनों में नहीं, कई वर्षों तक चर्चा में रहा। इस दौरान कई रिपोर्ट सामने आई, कुछ ने लोकल लोगों की चिंताओं को गंभीर बताया, जबकि दूसरी ओर कोको कोला ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह कानून के दायरे में रहकर काम कर रही है, जल संरक्षण पर निवेश कर रही है और पानी की भरपाई यानी वाटर रिप्लेसमेंट के लिए भी परियोजनाएं चला रही है। यानी एक तरफ लोकल समुदाय था तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, और बीच में सवाल, सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी दुनिया के कई देशों में खोजा जा रहा है। क्या पानी सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन है या भविष्य का सबसे बड़ा आर्थिक हथियार। यानी इसी बहस ने कोको कोला को पहली बार उस जगह ला खड़ा किया जहां लोग सिर्फ उसकी बोतल नहीं, उसके बिजनेस मॉडल पर सवाल पूछने लगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यही सबसे बड़ा तूफान था तो कहानी अभी और गहरी होने वाली है, क्योंकि कुछ साल बाद कोको कोला का नाम एक और विवाद में आया और इस बार जो मुद्दा था वो था कि आखिर बोतल के अंदर क्या है। यानी वो सवाल जो सीधे करोड़ों कस्टमर की सेहत से जुड़ा था। और यहीं से शुरू होती है इस फाइल की सबसे विवादित परत। यानी किसी भी बड़ी कंपनी के लिए सबसे खतरनाक दिन वो नहीं होता जब लोग उसके खिलाफ नारे लगाते हैं, बल्कि सबसे खतरनाक दिन वो होता है जब लोग उसकी बोतल को हाथ में लेकर उसे शक की नजर से देखने लगते हैं। और इस ब्रांड के लिए एक समय ऐसा ही आया। यानी साल 2003 भारत में एक पर्यावरण संगठन CSC यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने दावा किया कि उसने जिन कई सॉफ्ट ड्रिंक नमूने की जांच की उनमें कीटनाशक अवशेष पाए गए। यानी रिपोर्ट में कोको कोला और पेप्सी दोनों ब्रांड शामिल थे और यही इस संगठन के दावे ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। बस यहीं से कहानी बदल गई। पहली बार लोग दुकान पर जाकर कीमत नहीं पूछ रहे थे, लोग पूछ रहे थे आखिर हम पी क्या रहे हैं। टीवी स्टूडियो में बहस शुरू हो गई, अखबारों की हेडलाइन बदल गई, संसद तक यह मुद्दा पहुंच गया। कुछ राज्यों में अस्थायी रूप से बैन करने की चर्चा हुई और सरकार पर जवाब देने का दबाव बढ़ा। लेकिन यहीं से कहानी का दूसरा पहलू भी है। यानी कोको कोला ने इन आरोपों को सिरे से निकालते हुए कहा कि उसके प्रोडक्शन सेफ हैं, वह नियमित परीक्षण कराती है और भारतीय कानूनों का पालन करती है। कंपनी ने यह भी कहा कि जिन यूरोपीय मानकों का हवाला दिया जा रहा है वह सीधे सॉफ्ट ड्रिंक पर लागू नहीं होते। यानी एक तरफ एक प्रतिष्ठित पर्यावरण संगठन था, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पेय कंपनियों में से एक, और बीच में खड़ा था भारत का आम कस्टमर। सोचिए अगर आप उस समय किसी दुकान पर खड़े होते और आपके सामने दो ही बातें होती, एक कहती है सावधान रहिए, दूसरी कहती है कि हमारा प्रोटेक्शन पूरी तरह सेफ है, तो आप किस पर भरोसा करेंगे। और यही सवाल उस समय करोड़ों भारतीयों के सामने खड़ा था। मामला इतना बढ़ा कि संसदीय स्तर पर भी इसकी समीक्षा हुई। आगे चलकर मानकों, परीक्षण पद्धतियों और नियमों पर लंबी बहस चली। इस पूरे विवाद ने सिर्फ कोको कोला या पेप्सी को नहीं बल्कि भारत में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े किए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ भारत की कहानी थी तो नहीं, दुनिया के कई देशों में धीरे धीरे एक और बहस तेज होने लगी। और इस बार सवाल कीटनाशक का नहीं था, इस बार सवाल था शुगर का, यानी चीनी का। क्या मीठे पेय पदार्थों का अत्यधिक सेवन मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा है। यानी इस बहस के चलते कई देशों ने शुगर टैक्स जैसे कदम उठाए ताकि लोग अत्यधिक मीठे पेय पदार्थों को कम सेवन करें। और यह बहस सिर्फ कोको कोला तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे शर्करा युक्त पेय उद्योगों पर केंद्रित थी। और यहीं से कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। यानी पहले सवाल था पानी कैसा है, लेकिन अब सवाल था इस बोतल के अंदर जो है उसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। और यहीं से कोको कोला की सबसे बड़ी लड़ाई कोर्ट में नहीं, लोगों के भरोसे के लिए शुरू हुई। यानी अगर आपको अभी भी लगता है कि इसकी ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत इसकी फैक्ट्री है तो शायद आपने अभी इस कंपनी को समझा ही नहीं, क्योंकि फैक्ट्रियां दूसरी कंपनियों के पास भी था, पैसा दूसरी कंपनियों के पास भी था,
विज्ञापन दूसरी कंपनियां भी कराती थी, फिर आखिर कोको कोला ही अलग कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब किसी लैब में नहीं मिलेगा, किसी कोड फाइल में नहीं मिलेगा। यह जवाब मिलेगा इंसान के दिमाग में। यानी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां प्रोडक्ट नहीं बेचती, वे आदत बेचती हैं, और कोको कोला उस खेल की सबसे पुरानी खिलाड़ियों में से एक है। जरा सोचिए, आप किसी शादी में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, त्योहार आता है, दोस्तों की पार्टी होती है, तो कहीं न कहीं एक लाल बोतल आपके सामने आ ही जाता है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर दशकों से बनाई गई एक ऐसी ब्रांड रणनीति जिसने इस नाम को हमारी यादों का हिस्सा बना दिया? और यही वजह है कि दुनिया में कई देशों में जब मीठे पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य संबंधी बहस तेज हुई तो सरकारों ने सिर्फ लोगों को सलाह देने पर भरोसा नहीं किया। कई देशों ने शुगर टैक्स जैसे कदम उठाए ताकि अत्यधिक मीठे पेय पदार्थों की खपत कम हो और कंपनियां कम चीनी वाले विकल्प विकसित करने के लिए प्रेरित हों। लेकिन आपको क्या लगता है, सरकार द्वारा यह बनाया गया नियम, क्या कोको कोला बैठकर ये सब देखती रहेगी? नहीं, बल्कि कंपनी ने कई बाजारों में जीरो शुगर डाइट और छोटे पैक जैसे विकल्पों पर जोर बढ़ाया। कई देशों में उसने अपनी रणनीति बदलते हुए कम चीनी वाले प्रोडक्शन की मार्केटिंग तेज कर दी। यानी लड़ाई बंद नहीं हुई, बस मैदान बदल गया। पहले मुकाबला स्वाद का था, अब मुकाबला स्वास्थ्य बनाम पसंद का है। यानी पहले सवाल था लोग क्या पीना चाहते हैं, अब सवाल है लोग क्या पीना चाहिए और क्या चुनते हैं। और यही से समझ आता है कि बड़ी कंपनियां हमेशा एक कदम आगे सोचती हैं। अगर नियम बदलते हैं तो रणनीति बदल देती हैं, अगर ग्राहक बदलता है तो नया प्रोडक्ट ले आती हैं, लेकिन ब्रांड नहीं बदलता। और शायद यही कोको कोला की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या इतनी ताकत हमेशा अच्छी होती है, या फिर जब कोई ब्रांड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो उसकी जिंदगी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है? और यही से मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ, अगर कल से आपके शहर में मीठे पदार्थों पर सख्त नियम लागू हो जाएं, तो क्या आप कहेंगे कि यह लोगों की सेहत के लिए सही कदम है, या आपको लगेगा कि सरकार लोगों के पसंद में दखल दे रही है? यानी नीचे सिर्फ कमेंट में हाँ या ना मत लिखिएगा, अपनी वजह भी लिखिए, क्योंकि यही बहस आज दुनिया के कई देशों में चल रही है और शायद आने वाले समय में भारत में भी और तेज हो सकती है। और शायद यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड सिर्फ विज्ञापन से नहीं बल्कि पहुंच से बनते हैं। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट हर जगह मौजूद है तो ग्राहक के पास विकल्प कम हो जाते हैं। और यहीं से कोको कोला की दूसरी ताकत सामने आती है, ब्रांड रिकॉल। यानी एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, लाल रंग, सफेद घुमावदार अक्षर, ठंडी बोतल, क्या आपके दिमाग में तुरंत कोको कोला की तस्वीर आई? अगर आई तो समझ लीजिए यही है दशकों की ब्रांडिंग की ताकत। यह जादू एक दिन में नहीं बना, इसे बनाने में वर्षों की मार्केटिंग, खेल प्रतियोगी की स्पॉन्सरशिप, त्योहारों के अभियान और लगातार मौजूदगी का योगदान रहा है। लेकिन यही एक और सवाल पैदा होता है, जब कोई ब्रांड इतना बड़ा हो जाए कि लोग पूरी कैटेगरी उसी के नाम से बुलाने लगे, तो क्या वह सिर्फ एक कंपनी रह जाती है या एक संस्कृति का प्रतीक बन जाती है? और यही वजह है कि कोको कोला पर होने वाली बहस सिर्फ ब्रांड की बहस नहीं रहती, वह इस सवाल में बदल जाती है, क्या बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी सिर्फ मुनाफा कमाना है? ये समाज के प्रति भी उनकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। और शायद यही से पूरी कहानी की सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि अब तक विवाद देख चुके हैं, आलोचनाएं देख चुके हैं, रणनीतियां देख चुके हैं, लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, इतने वर्षों बाद क्या कोको कोला बदल रही है या दुनिया बदल रही है और कोको कोला उसके साथ खुद को बदल रही है? और यहीं से खुलती है इस फाइल की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण परत। यानी आज सवाल इस ब्रांड का नहीं है, यह सवाल है कि क्या हम अपना फैसला खुद लेते हैं या हमारी पसंद सालों की मार्केटिंग से बनती है? अगर कल कोई दूसरा ब्रांड भी यही रणनीति अपनाए तो क्या हम पहचान पाएंगे? यानी इस वीडियो का मकसद आपको कोको कोला के पक्ष या विरोध में खड़ा करना नहीं था। मकसद सिर्फ इतना था कि अगली बार जब आप किसी बड़े ब्रांड को देखें, उसके विज्ञापन से आगे बढ़कर उसके पूरे प्रभाव के बारे में भी सोचें। यानी फ्रेंड्स, अब फैसला आपके हाथ में है, क्या कोको कोला कंपनी सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है या दुनिया की सबसे सफल मार्केटिंग मशीनों में से एक? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, लेकिन सिर्फ हाँ या ना में नहीं, वजह भी बताइए। बाकी फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ,
यदि ऐसे ही सोशल इशूज, करंट इशूज, पॉलिटिकल इशूज एंड रियलिटी सीरीज पर वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आप तक। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।